क्वेश्चन नंबर 38 से डिस्कस करना था। क्या है 38 नंबर सवाल, देखिए इसमें से जितना क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि सबका डिस्कस करना और ये पूरा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। पढ़ने के बाद सब क्या हो जाती हैं, चीज़ें धीरे धीरे भूल जाती हैं। जब लंबा समय तक गैप बनेगा तो सब भूल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ आपको याद है तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई सवाल आता है तो आप उसको बड़ी सहजता से बना सकते हैं। दिया है कि एक विद्यालय में गणित, भौतिकी तथा जीव विज्ञान के सीटों का अनुपात 5:7:8 है। इन सीटों में क्रमशः 40, 50 और 75% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करिए, दिया है कि गणित यानी कि यहाँ पे हम जी लिख देते हैं, ठीक है, जी फॉर गणित, और दिया है भौतिकी, इसको PH लिख देते हैं, इसको आप चलिए M लिख देते हैं, ठीक है, सीधा सीधा। और यहाँ पे दिया है गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान, ठीक है, बायो लिख देते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के सीटों का अनुपात दे रखा है। सीटों का अनुपात दिया है 5:7:8 का रेशियो है। इन सीटों में 5 संबंधे 7 संबंधे 8 का अनुपात है, और बोल रहा है कि इनके सीटों में वृद्धि की गई है 30%, 40% और 40%, 50% और 75% की वृद्धि की गई है। तो इसको आप चाहें तो x मान के भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, समय बच जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में 5 सीट है, फिजिक्स में 7 सीट है और बायो में 8 सीट है, ऐसा मान लिया जाए। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 सीट था, मैथ में कितना सीट था, 5 सीट था, और इसमें 40% की वृद्धि हुई है। तो सीधे क्या करेंगे, 5 का 140 कर देंगे। 40% की वृद्धि मतलब पहले 100 था, 40% बढ़ गया, यानी कि डायरेक्ट लिख देंगे 140, यानी कि 5 का 140% कर दिया। उसी तरह फिर यहाँ रेशियो में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए नया अनुपात बनेगा, नया अनुपात, न्यू रेशियो। यह मैथ, फिजिक्स और बायो के सीटों का न्यू रेशियो, नया अनुपात आएगा। अच्छा, यहाँ पे फिजिक्स में आपका 7 सीट था, इसमें वृद्धि हुई है 50% का, तो 150 लिख देंगे। अगर कमी होती तो 100 में से घटा के लिखते यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बायो में 8 सीट था, 75% की वृद्धि हो रहा है, तो 175% कमी होती तो 100 से घटा के 25 लिखते। क्लियर। अब यही नया अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए भाग देंगे तो कट जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 5 15, 5 से भाग देंगे तो 5 15 और 5 5 25, ठीक है ना। अब 7 से भाग दीजिए, ध्यान से समझते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन करना है। 7 से भाग देंगे, 20 7 140, 7 इधर कट गया, 7 5 35 कट गया। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 6 30, 5 4 20, यहाँ 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि जो नया अनुपात है वो 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में होगा। ये हो गया आपका मैथ, फिजिक्स और बायो के सीटों का नया अनुपात, यानी कि बढ़ने के बाद मैथ, फिजिक्स और बायो के सीटों का नया अनुपात। क्लियर, बिल्कुल इजी सा सवाल था, कोई दम नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अब ये सब सिक्कों पे आधारित सवाल है, तो बड़ी ध्यान से समझिएगा। सिक्कों पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, सिक्कों पे आधारित प्रश्न। दिया है कि एक बैग में 410 रुपये हैं। कुछ बेसिक सी बातें हैं, ज़रा इसको समझ लेंगे तो इस पे आधारित सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बेसिक बात क्या है, देखिए, मान लीजिए अगर हम सिक्का बनाते हैं, मान लीजिए कि 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का ये सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का, यानी कि यह क्या है, फेस वैल्यू है। इसको हम बोलेंगे अंकित मान, ठीक है, या अंकित मान, या इसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है ना, फेस वैल्यू। 5 रुपया है, 5 रुपए का सिक्का है। अगर हम 5 रुपए का सिक्का, मेरे पास 15 सिक्का हो, 15 सिक्का हो, ठीक है ना, यह 15 क्या है, 15 सिक्का है, 15 कॉइन्स है, 15 सिक्का है। सिक्कों की संख्या कितनी है, 15 है।
अगर 5-5 रुपए का 15 सिक्का होगा तो बताइए पैसा मेरे पास मूल्य कितना होगा, बताइए 75 रुपया होगा कि नहीं होगा, 75 रुपया होगा ना। यानी कि हम फेस वैल्यू में, जब हम फेस वैल्यू में यानी कि कितने रुपए का सिक्का है उस सिक्के की संख्या से, ठीक है ना, उसके फेस वैल्यू से जब हम सिक्कों की संख्या में गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका मूल्य निकल जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि एक थैले में 5-5 रुपए का 15 सिक्का है, 5-5 रुपए का 15 सिक्का है, तो आप क्या समझेंगे, उस थैले में 75 रुपीज, ठीक है ना, उस थैले के सिक्के का मूल्य कितना होगा, 75 रुपया होगा। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि एक थैले में 2 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का 30 सिक्का है, 2 रुपए का कितना सिक्का है, 30 सिक्का, मतलब कि उस थैले में रुपया कितना होगा, 60 रुपया होगा उस थैले में। इतनी सी बात सब लोग समझ रहे हैं ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ एक फार्मूला मिल गया कि जब हम फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुणा करेंगे तो उस सिक्के का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना, उस सिक्के का वैल्यू यानी कि उसका मूल्य निकल जाएगा। जब हम फेस वैल्यू में सिक्कों की संख्या से गुणा करेंगे तो मूल्य निकल जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लेंगे तो अभी बड़ा आसान हो जाएगा और फटाफट सवाल बनेगा। क्लियर। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि एक झोले में 75 रुपया है, एक झोले में 75 रुपया है, ठीक है ना, और सब 5-5 रुपए के सिक्कों के रूप में है, सब 5-5 रुपए के सिक्कों के रूप में है, 75 रुपया है और सब 5 रुपए के सिक्के के रूप में है। तो अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो सिक्का कितना निकल जाएगा, 15 सिक्का हो जाएगा, 15 सिक्का हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, उसके मूल्य में जब हम फेस वैल्यू से भाग देते हैं, फेस वैल्यू से भाग देते हैं तब क्या निकलता है, सिक्कों की संख्या निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ आप समझिएगा, यानी कि हमें अगर नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है, सिक्कों की संख्या फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, वैल्यू में फेस वैल्यू से भाग दे देंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए, ठीक है ना। मेन वैल्यू जो होगा यानी कि सिक्के का जो मूल्य होगा उसमें हम उसके फेस वैल्यू से भाग देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी के माध्यम से इस पे आधारित जो भी सवाल होगा हम लोग बड़ी सहजता और सरलता से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्या दे रखा है क्वेश्चन आपका तो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 दिया है दोस्तों कि एक बैग में 410 रुपये है जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। देखिए एक थैला है, इसमें 410 रुपया है, 410 रुपया। देखिए जब थैले में पैसा दे रखा हो ना तब आप ये ध्यान में रख लीजिए कि यही उसका टोटल मूल्य है, ठीक है ना। उस थैले का मूल्य कितना है, एक झोले में अगर 410 रुपया है तो उस झोले का मूल्य कितना होगा, 410 रुपया। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको फाइनली निकालना क्या है, मूल्य निकालना है। अब रेशियो पे आते हैं। दिया है 410 रुपया जो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। इसका मतलब उसका फेस वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना, फेस वैल्यू दे रखा है। फेस वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के के रूप में, तो ये फेस वैल्यू हो गया। अब कह रहा है यदि इनके संख्या का अनुपात यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4 संबंधे 6 संबंधे 9, 4:6:9 के रेशियो में 4 संबंधे 6 संबंधे 9 के अनुपात में है। तो कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान सा है। आप ये बताइए 410 रुपया जो है सिक्के का क्या दिया है, मूल्य दे रखा है। यहाँ पे सिक्के का जो मूल्य है वो 410 रुपया है। फेस वैल्यू दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है। अभी अभी आपको हम समझाए हैं कि अगर फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन्स का गुना कर दोगे, जब फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन का गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्के का मूल्य निकल जाएगा। क्या निकलेगा, सिक्के का मूल्य।
इतनी सी बात समझ में आ रही ना, सिक्के का मूल्य निकल जाएगा। अब गुना कर लो डायरेक्ट और मूल्य निकाल लो। अब गुना करेंगे डायरेक्ट तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x माना जाए कि ना माना जाए। आप x मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। मन करें तो आप मान लो कि जो 5 रुपये का सिक्का था वो 4 यूनिट है, ठीक है ना, और ये 6 यूनिट है। ऐसा मान लिया हमने, यूनिट मान लिया। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, चाहे 4x, 6x और 9x भी लिख सकते हैं। अब गुणा करो तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, 4 यूनिट, यानी कि 4 सिक्का है 5-5 रुपये का, तो गुना कर दो, यानी कि मूल्य कितना होगा, 20 रुपया होगा, यानी कि 20 यूनिट उसका मूल्य होगा, ठीक है ना। उसी तरह से 6 यूनिट, 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 6 यूनिट है, इसका मतलब मूल्य कितना होगा, 12 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से 1 रुपये का सिक्का कितना है, 9 सिक्का है तो 9 यूनिट उसका मूल्य होगा। अगर हम पूरा मूल्य जोड़ लें तो सिक्के का मूल्य है कितना, एक्चुअली 410 रुपये के बराबर। समझ गए। अब इसको जोड़ेंगे 20, 12, 32, 8, 40, 41 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो 410 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। क्या तकलीफ है, इसको मात्र 2 स्टेप ही आपको सॉल्व करना है। अब आपका आंसर आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कह रहा है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बताओ। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया है, 6 यूनिट दिया है। तो 1 यूनिट बराबर 10 है दोस्तों, तो बताइए 6 यूनिट बराबर कितना होगा। तो 6 × 10 यानी कि 6 यूनिट बराबर 60। तो हम कहेंगे भाई 6 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 है, 60 सिक्का था। हो गया आंसर। बिल्कुल इजी सा सवाल। 4 यूनिट पूछता तो 40 हो जाता, 9 यूनिट पूछता तो कितना हो जाता, 90 सिक्का होता। यानी कि 1 रुपये के 90 सिक्के, 5 रुपये के 40 सिक्के, 2 रुपये के 60 सिक्के। सबका आंसर आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा है, कोई तकलीफ है ही नहीं इसमें। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल समझिएगा। अब ये बात सब रुपए में थी, अब बात अगर पैसे में आ गई तो कैसे करेंगे, तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4040, 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और पढ़ लेंगे, अभी आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो भी गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस 2 स्टेप सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब दिया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपया यानी कि फेस वैल्यू दिया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है, जिसका संख्या का अनुपात दे रखा है 2, 3, 10। 2 संबंधे 3 संबंधे 10 के रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। 2 संबंधे 3 संबंधे 10, वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं। मान लीजिए कि 1 रुपया का सिक्का 2 यूनिट, 50 पैसे का सिक्का 3 यूनिट, 10 पैसे का सिक्का 25 पैसे का सिक्का 10 यूनिट मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए। अब फेस वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स में गुना करेंगे। और थैले में पैसा कितना है, थैली में कुल 154 रुपया है, थैले में 154 रुपया है। इसका मतलब मूल्य निकालना है आपको। मूल्य निकालने के लिए फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स का मल्टीप्लाई चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूल्य निकल जाएगा। अब बताइए दोस्तों, मूल्य निकालेंगे। 1 रुपये का सिक्का 2 यूनिट है, इसका मतलब इसकी संख्या भी 2 यूनिट होगी। 1 का 2 में डायरेक्ट गुना करना और कुछ नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट गुना 2 यूनिट प्लस। अब देखिए यहाँ पे रुपए में है, पैसे में है, पैसे में है। सबका यूनिट कैलकुलेशन करते समय सबका यूनिट क्या करते हैं दोस्तों, सेम करते हैं। तो जो 50 पैसे का मूल्य है ना, जो 50 पैसे का मूल्य है, अगर हम इसको रुपए में लाएं तो 1/2 रुपया होगा, यानी कि 100 से भाग देंगे 1 रुपये में 100 पैसे। उसी तरह इसमें जब हम 100 से भाग देंगे तो यह 1/4 रुपया होगा, रुपए की जो वैल्यू होगी। अब इसको हमने क्या किया, सबको रुपए में चेंज कर लिया। अब गुणा कर देंगे तो यहाँ 3 यूनिट में आप गुणा करिए 1/2 का, तो 3 यूनिट गुणे 1/2। यहाँ 1 का गुणा हुआ है इसलिए डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे 10 यूनिट में गुणा करेंगे 1/4 का, ठीक है, सॉरी 10 यूनिट में गुणा करेंगे गुणे 1/4। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5/2, 5/2 यूनिट। अब जोड़ेंगे इसे तो यहाँ 3/2, 5/2 और यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो डायरेक्ट ऊपर वाला जुड़ेगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि
4 हो जाएगा। ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है 3 और 5 8, 8/2 करेंगे तो ये हो गया 4 यूनिट। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। अब इतना बेसिक चीज़ जो है समझाने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब 4 2 कितना हो जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट मूल्य आया जो कितने के बराबर है 154 के बराबर है। भाग देंगे 6 दूना 12, 3 4 34 होगा ना, तो ये आ जाएगा लग रहा है पॉइंट में। तो यहाँ पे 6 दूना 12 और 3 4 34, तो 6 5 30, 25 सही 4/6, ये इसकी वैल्यू आएगी। 25 सही 4/6, इसको भाग देंगे तो ये 2/3 भी हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, इधर हम लिख देते हैं 25 सही 2/3 आएगा, या 25 3 75 और 2 77/3 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 77/3 आ गया। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 77/3, तो 3 यूनिट की वैल्यू, यही तो था 50 पैसे का सिक्का 3 यूनिट है। 50 पैसे का सिक्का का 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 77/3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 77 सिक्का हो गया। यही सवाल का जवाब होगा। आप जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इजी सा था, इसमें कोई दम नहीं है। चलिए समझ गए, अब तो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी संभवतः। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा कि एक बैग में 52 सिक्के हैं जो 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। हाँ, अब देखिए, अब जो सवाल दिया है अब वो थोड़ा सा अलग है। एक बैग में अब 52 सिक्का दे रखा है, 52 सिक्का है। इसके पहले क्या देता था, रुपया देता था, अब क्या दे दिया, सिक्का दे दिया। यानी कि सिक्कों की संख्या दिया है। क्या दिया है, सिक्कों की संख्या दे रखा है। अब आपको सवाल में क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए दिया क्या क्या है, एक बैग में 52 सिक्के हैं जो 5 रुपया है, यानी कि फेस वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना, फेस वैल्यू दे रखा है 5 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में, ठीक है ना, फेस वैल्यू दे दिया। अब दिया है कि जिनके मूल्यों का अनुपात, अब देखिए इसकी वैल्यू का रेशियो दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3:2:1 के रेशियो में मूल्यों का अनुपात दे रखा है। अभी हमने आपको बताया, अब फाइंड क्या करना पड़ेगा, आपको सिक्कों की संख्या फाइंड करनी है। तो हमने आपको बताया था कि जब वैल्यू में फेस वैल्यू से भाग देते हैं तो सिक्कों की संख्या आती है। यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू में क्या करेंगे, फेस वैल्यू से भाग देंगे। जब हम वैल्यू में फेस वैल्यू से भाग देते हैं तो क्या आता है, नंबर ऑफ कॉइन्स आता है, सिक्कों की संख्या आता है, और वही हमें निकालना है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए वैल्यू में नंबर ऑफ फेस वैल्यू से भाग देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू जो है 3 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है और यहाँ पे 1 यूनिट है। तो हम 3 यूनिट में क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भाग देंगे। समझ गए, तो यहाँ पे क्या निकलेगी, सिक्कों की संख्या निकलेगी। प्लस करते हैं 2 यूनिट में भाग देंगे 2 यूनिट से, 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, और यहाँ 1 यूनिट में भाग देंगे 1 से। भाग देके सबका हमने सिक्कों की संख्या जोड़ लिया, तो सिक्कों की संख्या है कितना, 52 सिक्का है। तो 52 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और 2 × 10 3 13/5 यूनिट। समझ गए, सबको जोड़ेंगे 13/5। अब 13 चौके 52, 4 × 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली आपने 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है
कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये बात ध्यान में रखिएगा, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 5 रुपए का जो मूल्य दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जो मूल्य है 5 रुपए का वो कितना है, 3 यूनिट। यहाँ सिक्कों की संख्या नहीं निकलेगी क्योंकि यह मूल्य दिया है रेशियो में। 5 रुपए का मूल्य 3 यूनिट है, तो पहले आप मूल्य निकालेंगे। हम यहाँ बार बार मूल्य लिख रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5 रुपए का मूल्य निकालेंगे तो 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। बात समझ में आ रहा है। यानी कि 5 रुपए का मूल्य कितना है, 60 रुपया। यानी कि 60 रुपया है मूल्य। 5 रुपए का मूल्य जो है उस झोले में 5-5 रुपए का जो सिक्का है वो 60 सिक्का है। तो अब बताइए 60 सिक्का है 5-5 रुपए का, तो सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, 12 सिक्का रहे होंगे। बात समझ में आ रही है ना, 12 सिक्का होगा। ये आपके सवाल का जवाब। ये नहीं कि यहीं से 20 दिया 60 सिक्का कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना। 60 सिक्का होगा तो वैसे ही 300 रुपया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा ना। तो इस तरह से मत करिएगा। 12 रुपया यहाँ ये मूल्य का रेशियो दिया है, तो जो हम यूनिट निकाले हैं वो मूल्य आएगा, ठीक है ना। मूल्य हो गया इसका 60 रुपया। और ये ध्यान दीजिए कि भाई 60 रुपया है, 5-5 रुपये का सिक्का है, तो सिक्का 12 रहा होगा। आंसर हो गया। क्लियर। चलिए, सब लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 इसी पे आधारित नहीं, इस पे आधारित नहीं है, प्रोपोर्शन पे आधारित है। कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि एक दूसरे के समानुपाती हो जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, बड़ा आसान है, समझाते हैं आपको। समझिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि 18, 25, 52 और 73। कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात हो जाएं। आपको हमने समानुपात बताया है कि 2 अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं। 2 अनुपात की बराबरी को, समझ गए, 2 अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है, 2 अनुपात की बराबरी को समानुपात। जैसे मान लीजिए आपने लिखा A अनुपात में जो B है अगर वो X अनुपात Y के बराबर हो, ठीक है। इन दोनों अनुपात की दोनों की जो वैल्यू आएगी, राशियों की जो वैल्यू मान आएगा, अगर वो दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, समानुपात है। ये समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक है ना, समानुपात का चिन्ह है ये। इसे ये दर्शाया जाता है कि यह दोनों जो वैल्यू है, दोनों साइड का जो रेशियो वाली वैल्यू है ये बराबर आएगी, ठीक है। यही आपका प्रोपोर्शन होता है, समानुपात होता है। इसी में आपसे पूछा जाता है प्रथमा अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो अगर हम प्रथमा अनुपात की बात करें, प्रथमानुपाती, तो कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, वो भी हम आपको निकालना सिखा देंगे। इसमें जानने वाली बात है द्वितीय अनुपात या मध्यमानुपात जो कहता है, ठीक है ना, मध्यमानुपात, मध्यमानुपात, ठीक है। मध्यमानुपात अगर आपको फाइंड करना होगा तो जैसे मान लीजिए कोई रेशियो दिया रहा है, A रेशियो X, फिर प्रोपोर्शन दे दिया बीच में X अनुपात में B। अगर ये मध्य अनुपात बीच की दोनों वैल्यू अगर पूछता है तो इसको A बटा में X और बीच में बराबर लिखेंगे X अपान में B। जब इसको हम बटे में लिखेंगे तो यहाँ बीच में बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया कि 2 अनुपात की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं, ठीक है। वही बराबरी यानी कि बराबर का चिन्ह। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर AB या x बराबर अंडर रूट में AB। तो अगर बीच का रेशियो पूछता है तो जो दोनों वैल्यू दिया होगा उसी का हम वर्गमूल निकाल देंगे, गुणनफल के वर्गमूल कर देंगे, तो बीच वाले अनुपात के बराबर आ जाएगा। यही आपका मध्यमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसके बाद से तृतीय अनुपात भी पूछता है। तृतीय अनुपात जैसे मान लीजिए अगर दे दिया कि A अनुपात B और B अनुपात में X ऐसे दिया हो, तो यहाँ से अगर आपको निकालना है कि तीसरा अनुपात क्या होगा, 2 अनुपात यहाँ पे सेम दिया है, AB AB, ये तीसरा पूछ रहा है, तो इसको A बाई B और B बाई X लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो AX बराबर B² होगा, या अगर हम X का मान निकालें तो B² अपान में A हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं तृतीय अनुपात, या इसके माध्यम से हम तीसरा अनुपात निकालते हैं।
ऐसे ही अगर आपको चतुर्थानुपात निकालना हो, चतुर्थानुपात तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे A अनुपात में B और C अनुपात में X, यहाँ पे कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा वाला यहाँ लास्ट का चौथा पूछेगा। तो A अनुपात में B, C अनुपात में X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AX बराबर क्या हो जाएगा, BC, या X बराबर B इंटू C बाई A, BC बाई A। यहाँ से आपका आ गया चतुर्थानुपात। ठीक है, अब इसका यूज कैसे कैसे करना है अभी हम आपको यहाँ सिखाएंगे। तो बस यही इतना सारा सवाल बनता है समानुपात पे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पूछता है तो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए चाहे क्या घटाया जाए कि यह समानुपात हो जाए, तो क्या घटाई जाए। देखिए घटाने के लिए कह रहा है, तो मान लीजिए कि इन सभी संख्याओं में से हम x घटा देंगे तो ये समानुपात हो जाएगी। ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर इसमें घटाएं तो ये क्या हो जाएंगी, समानुपात हो जाएंगे। अब यहाँ बीच में रेशियो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बटे में लिखिए, तो इस टर्म को अगर हम बटे में लिखते हैं, बटे में, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपान में 25 माइनस एक्स, बीच में बराबर लिख सकते हैं 52 माइनस एक्स अपान में 73 माइनस एक्स। अब यहाँ से x की कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि इधर वाली और इधर वाली वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो समानुपात होगा, क्योंकि दो अनुपात की बराबरी ही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। तो आपका मन करे तो अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो, या तो ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखा है देखो ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया है, ऑप्शन में जो वैल्यू दिया है उसको भर के x की जो वैल्यू दिया होगा ना उसको रख के आप चेक करो, यही ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए ऑप्शन दिया नहीं है तो हम गुणा करके ही आपको डिटेल में समझा देते हैं फटाफट। तो इधर हो जाएगा देखिए 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स में गुना हो जाएगा 73 माइनस एक्स का, और इधर हो जाएगा 25 माइनस एक्स में गुना हो जाएगा 52 माइनस एक्स का। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करेंगे तो यहाँ 18 में पहले 73 का गुणा करिए, 18 3 54 का 4, 5 18 7 कितना होगा 126, और 5 कितना होगा 4 30 31, ठीक है 131। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18 एक्स, माइनस का गुणा करेंगे माइनस 73 एक्स, और यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस का एक्स। ऐसे ही इधर वाला भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, इधर वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसान है, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू निकल के आए x का ये मुझे नहीं पता। क्लियर, तो बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे इधर भी गुणा कर लीजिएगा, x का मान पक्षांतर करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 पे क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 0.3 और 1.2 का मध्यमानुपात, मध्यमानुपाती क्या होगा, देखिए मध्यमानुपाती पूछा ना, मध्यमानुपात यानी कि जो बीच का अनुपात है उसको हम x मान लेते हैं, और यह क्या होगा AB, दो रेशियो दिया हुआ है और ये बीच का पूछ रहा है, तो हम अंडर रूट में क्या करते हैं AB करते हैं, यानी कि 0.3 गुणे 1.2, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.36 हो जाएगा, यानी कि इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6। ये इस सवाल का जवाब होगा। क्लियर, तो इसका मध्यमानुपाती निकल गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 भी कुछ इसी प्रकार से है, दिया है कि 9 और 16 का मध्यमानुपाती, ये तो आप आसानी से बना लेंगे, 9 और 16 का। तो देखिए यह A है यह B है, मध्यमानुपात पूछ रहा है तो अंडर रूट में AB, यानी कि 9 गुणे 16, 16 9 कितना होगा 144, और 144 का रूट कितना होता है दोस्तों 12, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा 12। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 45 ही है, 45 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर
5 दिया है। 0.12 और 0.6 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, b² a करना पड़ता है, जैसा कि वहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ b a है, यह क्या है, b है। तो बताइए b के जगह पे अगर हम 0.6 रखेंगे तो 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.6 गुणे 0.6, अब बटे में a है, a की वैल्यू 0.12 है। बात समझ में आ रहा है ना। अब 0.12 को हम लिख देते हैं, 0.12 को 0.6 गुणे 0.6 और नीचे 0.6 गुणे 0.2, इसको लिख सकते हैं ना। 0.6 को ये कट गया। अब दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव हट जाता है, तो 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। यानी कि 0.12 और 0.6 का मध्यम तृतीय अनुपात क्या होगा, 3 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर होगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 45 भी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 है। दिया 18 और 24 का तृतीय अनुपात बताओ। 18 और 24 का तृतीय अनुपात तो क्या हो जाएगा, यह a है, यह b है, तो x बराबर b² यानी कि 24 गुणे 24 बटा में 18, तो 6 चौके 24, 6 तियाँ 18, 3 आठे 24, 8 चौके 32 हो जाएगा आंसर। देखिए सब बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसी तरह से 47 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 चतुर्थानुपात पूछ रहा है। तो चतुर्थानुपात भी आपको निकालना सिखा दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आसानी से कर सकते हैं। 6, 9 एंड 12, 6, 9 एंड 12, 12। तो यह a है, b है और ये c है, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात के लिए देखिए फार्मूला क्या है, x बराबर b गुणे c बटे a। अब बताइए b की जगह पे क्या है 9, c की जगह पे 12, a की जगह पे 6, 6 दूना 12, 9 दूना 18। ये हो जाएगा सवाल का जवाब। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग समानुपात पे भी सवाल करना सीख गए और रेशियो पे आधारित हर तरह के सवाल तो आप बनाए ही हैं, आप पूरी तरह से देख चुके हैं। इन फार्मूलों को याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी तृतीय चतुर्थानुपात के माध्यम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये था रेशियो, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक टॉपिक के साथ इंक्लूड करके पूछा जाता है, उसके साथ लगा रहता है, ठीक है ना, सब में इसका यूज होता है। तो इसके बाद से हम लोग ये टॉपिक तो फ़िलहाल फिनिश हो गया, और इसके बाद हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका एरिया, ठीक है ना, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। एडवांस का जो पूरा टॉपिक, जो कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक शेष रह गए हैं, उन टॉपिक को भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम चाहते हैं कि एडवांस का जो पोर्शन है उस पर भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा फोकस किया जाए, वो कवर कर लेते हैं पहले। फिर जो 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं अर्थमेटिक के, ज़्यादातर तो हम लोग अर्थमेटिक ही पूरा पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, अब एडवांस को भी ख़त्म कर लिया जाए। तो जो कुछ टॉपिक नंबर सिस्टम वगैरह बचा है आप लोगों को, वो हम सब कवर करवा देंगे अर्थमेटिक पढ़ने के साथ। अब देखिए एडवांस में हम लोग अब पूरा कवर करेंगे। एरिया आपका हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, जियोमेट्री हो जाएगा, इसके बाद से आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करड़ी पढ़ा देंगे, ठीक है ना, घातांक और करड़ी, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, ये सब घन और घरमूल पढ़ा देंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे, तो एडवांस का पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्रायिकता, समुच्चय वगैरह बचेगा, ये भी चर्चा कर देंगे। फिर उसके बाद से 2 टॉपिक रह जाएगा आपका क्या कहते हैं, अर्थमेटिक का, तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से अब ये टॉपिक समाप्त होता है, और अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है, एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत